अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्टूडियो से खुशामदीद। खबरनामे में आपका खैर मकदम करेंगे। मैं हूं शाहिद नसीम और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कौमी मकसद के लिए मुख्तलिफ मंशूर वाली जमातों का इकट्ठा होना मुल्क के सियासी इर्तिका में अहम पेशरफ्त है। महाज़ाराई और इंतकामी सियासत के बजाय मुफाहमत और ताउन नया सियासी मंजरनामा है। आज एक साल मुकम्मल हो रहा है जब मैंने बतौर वज़ीर आज़म हलफ उठाया। मेरे नुक्ता नज़र से ये साल बड़े चैलेंजेस और मुश्किलात का रहा। मईशत की बहाली के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। मौजूदा बहरान 2017 में मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली से शुरू होने वाली मुदाखलत है। 2023 के इंतखाबात 2018 की तरह नहीं होंगे। 2 सूबों में इंतखाबात मुल्क में इंतशार फैलाने के मुताबिक है। आइन में तमाम सूबों में बैक वक्त इंतखाबात की बात दर्ज है। अगर हमें पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है तो हमें मुल्क को दरपेश बहरानों से निकालना होगा। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 10 अप्रैल 2023 मेरी जिंदगी का अहम दिन है। निसाब के मुतालिक करारदाद पेश करना तरक्की की जानिब एक अहम कदम है। ऐसा निसाब आइन से मुतालिक हम आहंगी और तालीम के लिए वाज़ेह रोड मैप फराहम करेगा। निसाब से आइन की बुनियादी इक़दार, जमहूरियत, तनव्वुर और मुकालमे जैसे ज़रई उसूल वाज़ेह होंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन के 852 मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात ने मुलाजमीन को मुस्तकिल के लेटर दिए। वज़ीर इत्तलात की मुलाजमीन को मुबारकबाद। 1100 अफराद की तरक्की और 17 साल बाद मुस्तकिल मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। रहीम यार खान के इलाके कच्चे में पुलिस का कामयाब ऑपरेशन, अगवाशुदा बच्चे बाजियाब। वज़ीर दाखिला की कच्चे में कामयाब ऑपरेशन पर पंजाब पुलिस और IG पंजाब को मुबारकबाद। अगवाशुदा 2 मासूम बच्चों की जिंदा सलामत बाजियाबी पंजाब पुलिस की उम्दा कारकर्दगी की अक्कास है। राना सनाउल्लाह। कुचलाक में पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार शहीद, एक दहशतगर्द भी मारा गया। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। DIG CTD बलोचिस्तान एतजाज गोराया। भारत का गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में G20 इजलास मुनक्किद करने का मंसूबा। पाकिस्तान का श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग मुनक्किद करने के हिंदुस्तान के फैसले पर सख्त बरहमी का इजहार। भारत का ये गैर जिम्मेदाराना इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के करारदादों और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड और बैनुल अक़वामी कानून के उसूल की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इन इक़दामात की शदीद मज़म्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे का इख्तिताम। मुल्क भर में फरजंदाने इस्लाम आज से इत्तिकाफ़ करेंगे। मसाजिद में खुसूसी इंतज़ामात, ख़वातीन घरों में इत्तिकाफ़ करेंगी। अमरीकी रियासत केंटकी में मुसल्लह शख्स की फायरिंग से 5 अफराद हलाक, 9 जख्मी। लुइसविल शहर में बैंक मुलाजिम ने अपने ही साथियों पर गोली चला दी। फायरिंग के तबादले में हमलावर भी हलाक। जख्मियों में 3 पुलिस एहलकार भी शामिल। सदर जो बाइडेन का वाक़े पर इजहार अफसोस। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली। सऊदी अरब में सिफारत खाना खोलने के लिए ईरानी वफ्द जल्द रियाज का दौरा करेगा। दोनों मुल्कों ने सफीरों की तकर्री के लिए इब्तदाई इक़दामात कर लिए। न्यूजीलैंड का T20 स्क्वाड लाहौर पहुंच गया। दोनों टीमों के दरमियान 5 T20 और 5 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। पहला T20 मैच 14 अप्रैल को लाहौर में होगा। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। सीरीज की टिकटें फरोख्त के लिए पेश। टिकट PCB की वेबसाइट पर ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज। कौमी क्रिकेट टीम का लाहौर में तरबियती कैंप जारी। बैटिंग कोच एंड्रू पैटिक ने पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन कर लिया। क्रिकेटर्स के दरमियान इंटर स्क्वाड मैच।
शादाब स्टालियंस ने बाबर आजम की बादशाहस को हरा दिया। रमजानुल मुबारक पहली पंजाब स्पोर्ट्स सीरीज 2023 के मुकाबले जारी। हॉकी चैंपियनशिप लाहौर डिवीजन ने अपने नाम कर ली। टेबल टेनिस विमेंस और मेंस सिंगल्स के टाइटल भी लाहौर डिवीजन ही के नाम रहे। बैडमिंटन मेंस सिंगल्स में गुजरावाला के आजीम सरवर, जबकि खवातीन सिंगल्स में लाहौर की गजाला फातेह रही। और फ्रांस में मोंटे कार्लो टेनिस टूर्नामेंट, स्विट्जरलैंड के स्टैन वावरिंका का फातेहाना आगाज। साबिक आलमी नंबर 1 बरतानिया के एंडी मरे पहले मरहले में ही इवेंट से बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर, ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम कामयाब। अर्जेंटीना के सरनडोलो, इटली के बर्टीनी, अर्जेंटीना के श्वार्ट्जमैन, बरतानिया के ड्रेपर, स्पेन के बोटिस्टा ऑगेट और जर्मनी के लेनार्ड स्टर्फ ने भी अपने अपने मैचेस जीत लिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में आपको बताएंगे कि इत्तेहादी हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में गुज़श्ता 1 साल के दौरान हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस और मुश्किलात का अहाता किया और मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा भी पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुख्तलिफ मंशूर की हामिल सियासी जमातों का मुश्तरका कौमी मकसद के लिए इकट्ठे होना मुल्क के सियासी इर्तिका में एक नया बाब था। अप्रैल 2023 के बाद इंतकाम और महाजराई की जगह मुफाहमत और ताउन की सियासत ने जगह ली। इमरान खान की तरफ से माशी बारूदी सुरंगें बिछाए जाने, आलमी सतह पर तेल और अजनास की बढ़ती हुई कीमतों के बावजूद पाकिस्तान की मईशत रवां दवा रही। दिवालिया होने से मुतल्लिक तमाम पेशगोइयाँ गलत साबित हुई। मईशत की बहाली के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म का कहना था कि इत्तेहादी हुकूमत पाकिस्तान की सिफारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए कोशां है, जिसको न्याजी की हुकूमत में सख्त नुकसान पहुँचा। कौम को ये बताना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता 1 साल में हम पाकिस्तान की शराकतदार और दोस्त की हैसियत से साख बहाल करने में कामयाब हुए हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान का गुज़िश्ता साल गैर मामूली सैलाब का सामना रहा, जिसको मुअस्सर अंदाज में हुकूमत ने रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के इक़दाम किए। इससे लाखों मुतासिर अफराद को समाजी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ और आलमी बरादरी भी मुतहर्रिक हुई। हुकूमत ने माहौलियाती सफारतकारी के ज़रिए आलमी सतह पर पाकिस्तान का केस पेश किया। G77+ चेन की चेयर की हैसियत से हम तबाही और नुकसानात का फ़न कायम करने में कामयाब हुए। जनीवा कॉन्फ्रेंस में $9 अरब की यकीन दहानियाँ हमारी कामयाब सिफारतकारी का मुंह बोलता सबूत है। गुज़िश्ता 1 साल में हमने शहरियों को रिलीफ की फराहमी के लिए एनर्जी मिक्स में तनव्वुर लाने के लिए कोशिशें की। इस मकसद के लिए कोयले, पानी और सूरज से सस्ती बिजली पैदा करने के मंसूबों पर तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि आलमी सतह पर भी अफरात ज़र से लोग मुतासिर हुए हैं। आलमी तनाज़ात, अजनास और तेल की कीमतों में इजाफा और तबाहकुन सैलाब मुल्क में अफरात ज़र में इजाफे का बाइस बने। सूरत हाल का इदराक करते हुए हुकूमत ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के नेटवर्क को वुसअत दी है और इस सिलसिले में टारगेटेड सब्सिडीज़ दी जा रही हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि इमरान दौर में सियासी मुखालफिन को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी के दौर में मुस्लिम लीग नून में सियासी तोड़ फोड़ की साजिश की गई। उन्होंने कहा कि 2018 के इंतखाबात में बदतरीन धांधली के नतीजे में PTI हुकूमत कायम हुई। उन्होंने ये भी कहा कि 2023 के इंतखाबात 2018 के इलेक्शन की तरह नहीं होने चाहिए। चाहते हैं कि आइंदा इंतखाबात गैर आइनी मुदाखलत से पाक हों। हमें तो पाकिस्तान को स्टेबलाइज करके इस मौसम जो हमारा मौसम ख़ज़ा में अक्टूबर में जो इलेक्शन होना है वो इंशाल्लाह चारों सूबों में और वफाक में चारों सूबों में निगरान हुकूमतों की मौजूदगी में वो इंतखाब होगा। तभी उसकी शफाफियत और सही मानों में पाकिस्तान के अवाम की राय का जो इजहार है, जो हमारी नज़र में पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़रूरी है इस मुश्किल दौर में कि हम हकीकी मानों में नुमाइंदा हुकूमतें कायम हो। तो आज हम जो फैसला कर रहे हैं, जो फैसले कर रहे हैं या पार्लियामान जो फैसले कर रही है, उनके पीछे वो अवाम के वोट की 2/3 ताकत है जिसकी बुनियाद पर हम पार्लियामान में मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि 10 अप्रैल 2023 उनकी ज़िंदगी का अहम तरीन दिन है, जब उन्होंने कौमी आइनी कन्वेंशन में निसाब से मुतालिक करारदाद पेश की।
وہ یہ بتا کر خوشی محسوس کر رہی ہیں کہ ایسا نصاب آئین سے متعلق ہم آہنگی اور تعلیم کے لیے ایک واضح روڈ میپ فراہم کرے گا۔ اس نصاب سے آئین کی بنیادی اقدار، جمہوریت، تنوع اور مکالمے جیسے زرعی اصول واضح ہوں گے۔ ناظرین، رحیم یار خان میں کچے کے علاقے میں پولیس کا گرینڈ آپریشن تیسرے روز بھی جاری ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور آپریشن کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ کچے کے علاقے میں مجرموں کی کمنگ گاہیں مسمار کرتے ہوئے نظر آتش کر دی گئیں، جبکہ سینکڑوں ایکڑ رقبہ بھی سرچ آپریشن کے بعد کلیئر قرار دے دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق آپریشن جدید ٹیکنیکل ذرائع اور تمام تر سیکیورٹی ایجنسیز کی معاونت سے تیار شدہ بیٹ میپ کے تحت کیا جا رہا ہے، جبکہ کچے کے علاقے میں پولیس چوکیوں کو بھی آپریشنل کر کے وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ آپریشن میں پولیس اور چین والی ATCs استعمال کی جا رہی ہیں اور پنجاب پولیس سندھ پولیس کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ علاقے میں CTD اسپیشل برانچ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے انٹیلیجنس کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ 3 دن کے دوران آپریشن میں 1 ڈاکو ہلاک، 6 گرفتار، جبکہ سینکڑوں ایکڑ رقبہ کلیئر کروا لیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کی جانب سے رحیم یار خان کچے کے علاقے میں کامیاب آپریشن پر پنجاب پولیس اور IG پولیس پنجاب کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ اس آپریشن میں اغوا شدہ 2 معصوم بچوں کی زندہ سلامت بازیابی پنجاب پولیس کی عمدہ کارکردگی کی عکاس ہے۔ IG پنجاب نے آپریشن کو خود لیڈ کر کے ایک عمدہ اور اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ کچے کے علاقے کو ڈاکوؤں سے پاک کرنے کے لیے پنجاب پولیس کا آپریشن قابل ستائش ہے۔ وفاقی حکومت پوری طرح سے اس آپریشن کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس آپریشن میں وفاقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی اور اس آپریشن میں حصہ لینے والے جوانوں، افسران اور IG پنجاب کی فرض شناسی اور دلیری کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور اس سلسلے میں وزارت داخلہ وزیر اعظم کو سفارش بھی کرے گی۔ ناظرین، کچھ لاکھ سے خبر شامل کریں گے جہاں پولیس کا دہشت گردوں کے خلاف سرچ آپریشن مکمل ہو گیا ہے اور بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ DIG CTD بلوچستان اعتزاز گواریہ کے مطابق دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں پولیس اہلکار شہید ہو گئے، جبکہ ایک دہشت گرد مارا گیا۔ DIG CTD نے کہا کہ علاقے میں سرچنگ و سویپنگ کا عمل جاری ہے۔ بھارت کا غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں G20 اجلاس منعقد کرنے کا منصوبہ پاکستان نے 22 اور 24 مئی کو سری نگر میں G20 ٹورزم ورکنگ گروپ کی میٹنگ منعقد کرنے کے ہندوستان کے فیصلے پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق نوجوانوں کے امور پر ایک مشاورتی فورم Y20 کے بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں و کشمیر میں لیا اور سری نگر میں 2 دیگر اجلاسوں کا شیڈول بھی اتنا ہی تشویشناک ہے۔ بھارت کا یہ غیر ذمہ دارانہ اقدام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے اور یہ کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے جموں و کشمیر پر اپنے غیر قانونی قبضے کو برقرار رکھنے کے خود غرضانہ اقدامات کے سلسلے میں تازہ ترین پیش رفت ہے۔ پاکستان ان اقدامات کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اس طرح کے واقعات جموں و کشمیر کی ایک بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو چھپا نہیں سکتے، جو 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ نہ ہی اس طرح کی سرگرمیاں مقبوضہ علاقے کی آبادیاتی ساخت کو تبدیل کرنے کی غیر قانونی کوششوں سمیت انڈین آکوپائیڈ جموں و کشمیر کے لوگوں پر بھارت کے وحشیانہ جبر سے بین الاقوامی برادری کی توجہ ہٹا سکتی ہیں۔ بھارت نے ایک بار پھر یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری کے ایک ذمہ دار رکن کے طور پر کام کرنے سے قاصر ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمارے سیاسی زعماء نے محاذ آرائی کی بجائے مفاہمت کا راستہ اختیار کیا۔ یہ طے کر لیا جائے کہ معاملات مل کر چلانے ہیں تو بڑے سے بڑے چیلنجز عبور ہو جاتے ہیں۔ قومی اسمبلی ہال میں منعقدہ کنونشن میں آئین کی گولڈن جوبلی قرارداد پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آئین پاکستان کی بدولت تمام وفاقی اکائیاں متحد ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں شاہ رخ شفیع سے۔ قرارداد میں بانیان پاکستان کو خراج عقیدت اور ان تمام شخصیات کو خراج تحسین پیش کیا گیا جنہوں نے گزشتہ برسوں میں دستور کی بہتری اور ترقی میں کردار ادا کیا۔ قرارداد میں پاکستان کے عوام کے روشن مستقبل کو یقینی بنانے اور اس کے اصولوں کی بالادستی کے لیے مل کر کام کرنے کا عہد کیا گیا۔ قرارداد کے ذریعے ہر سال 10 اپریل کو 1973 کے آئین کی منظوری کی یاد میں قومی یوم دستور منانے کا اعلان کیا گیا۔ Whereas the Constitution of 1973 has been a unique expression of the diversity and unity of Pakistan as it recognizes the rights and autonomy of the provinces while ensuring the integrity and political unity of the Federation.
اپنے خطاب میں وزیراعظم محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور ہمارے اکابرین نے آئین کی تشکیل کے لیے مل کر ایسا تاریخی کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کو تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ 50 سال پہلے پاکستان کے معزز سیاسی زعماء جو اپنے نظریے کے اور سیاسی اختلافات کے حوالے سے شاید نہ مل بیٹھتے، لیکن پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی اور عدل اور انصاف کے بول بالے کے لیے انہوں نے اپنے تمام تر اختلافات ایک طرف کر دیے۔ وزیراعظم نے کہا یہ دن ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ 1955 میں کس طرح پہلی مرتبہ نظریہ ضرورت ایجاد ہوا اور ایک آمر کو اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے رعایت ملی۔ کس طرح ایک چیف جسٹس نے ایک ڈکٹیٹر کو بن پوچھے 3 سال کی ان کو رعایت دے دی۔ جس طرح 1973 کے جو فریمرز وہ مل بیٹھے اور انہوں نے ایک تاریخ رقم کی، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے ایک آئینی شک کو استعمال کر کے آج سے 1 سال پہلے کی اپوزیشن نے پاکستان کو مشکل حالات سے بچانے کے لیے، اور ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ حالات اتنے مشکل ہیں، لیکن کوشش کی اور ہم سب اکٹھے ہوئے۔ 1 سال ہو گیا یہ کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہم سب نے مل کر پارلیمان کو مضبوط اور بالادست کرنا ہے۔ یقین ہے کہ اگر ہم اسی عزم کے ساتھ آگے بڑھے تو یقیناً ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آئین پاکستان کے گولڈن جوبلی کنونشن میں دستور کو نصاب میں شامل کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ آئین کی بالادستی کے لیے آخری دم تک جد و جہد جاری رکھیں گے۔ اپوزیشن کو مذاکرات کے لیے شہباز شریف کے پاس آنا ہوگا کیونکہ وہ وزیر اعظم ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ معیشت کو درست کرنا کسی ایک شخص کا کام نہیں، سب کو آئین کے تحت اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس پر رپورٹ کر رہی ہیں رضوان عارف۔ آئین کی 50ویں سالگرہ پر ہونے والے قومی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ جمہوریت پسندوں کے خلاف سازشیں ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں۔ ہم نے اپنے دور میں آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا۔ I tell the opposition and I tell everybody who opposes us, we are political forces. We do not sit here because somebody made us sit here. We sit here because we have won our elections. میں نے ہر جگہ بیٹھ کے مقابلہ کیا ہے اور مقابلہ کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم نے وطن بنانا ہے، ہم نے اس دھرتی کو اپنا خون دیا ہے اور دیتے رہیں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کا آئین وہ زنجیر ہے جس نے پاکستان کو جوڑ کر رکھا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ غیر جمہوری قوتوں نے ایک نااہل شخص کو پاکستان پر مسلط کیا۔ اگر یہ وفاق موجود ہے، پاکستان اکٹھا ہے، تو جو زنجیر یہ 4 صوبوں کو ملا کے پاکستان کی شکل میں ایک ملک، ایک قوم پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے، تو پاکستان کا آئین وہ زنجیر ہے جو سارے صوبوں کو جوڑ پاکستان بناتا ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے قومی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا آئین ہماری اور وطن عزیز کی پہچان ہے، ہمیں آئین کی اہمیت پہچان کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میں اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی آئین کے محافظ ہیں۔ آپ سب نے اور میں نے بھی یہ حلف لیا ہے کہ I shall protect, defend the Constitution of Pakistan۔ ہم اور آپ سے مراد پارلیمان اور بیوروکریسی، یہ سب اور سب کا وجود ایک ہی ہونا چاہیے اور ایک ہی ہے، وہ ہے لوگوں کی خدمت کرنا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جلد فیصلے کریں آئین اور قانون کے مطابق۔ وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود نے کہا کہ ملک میں جب بھی سیاسی استحکام آیا تو ترقی و خوشحالی آئی۔ ہم نے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے پاکستان کا مقدر اس ایوان کے ذریعے طے کرنا ہے، کسی ایک فرد واحد نے طے نہیں کرنا۔ کیوں ہم ایسے فیصلے نہیں کر سکتے
کہ جس میں ہم اپنی قوم کے مفاد کو مد نظر رکھیں؟ کیوں ہم ایسے فیصلے نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے قوم کے معاشی سہولت کے لیے فیصلے کر سکیں، ان کے انتظامی سہولت کے لیے فیصلے کر سکیں؟ قومی آئینی کنونشن میں دستور پاکستان کی گولڈن جوبلی کے موقع پر 1973 کی آئینی کمیٹی کے ممبران کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد سینیٹر میاں رضا ربانی نے پیش کی۔ یہ آئین جو پاس ہوا یہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا۔ اس آئین کے مقاصد میں یہ بھی شامل تھا کہ یہ انسٹیٹیوشنز کو بلڈ کرے گا، ٹرائیکوٹمی آف پاور کا رسپیکٹ ہوگی۔ آئین میں موجود بنیادی حقوق تعلیمی نصاب میں شامل کرنے کی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کنونشن میں پیش کی۔ Suggested changes in the educational curriculum to inculcate in the minds of the new generation the importance of democracy and to make them aware of the democratic struggle for parliamentary democracy۔ قرارداد کے تحت آئین اور جمہوری شہری تعلیم کو تمام تعلیمی اداروں اور صوبائی حکومت کے زیر کنٹرول قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تربیتی نصاب اور تعلیمی سرگرمیوں کا لازمی حصہ بنایا جائے گا۔ پبلک سروس براڈ کاسٹر اور آزاد نجی میڈیا آئین اور اس کی مطابقت کو شہریوں اور ریاست کے درمیان ایک متحرک معاہدے کے طور پر سمجھنے کے لیے کافی وقت دیں گے۔ وفاقی حکومت تمام وفاقی اکائیوں پر زور دے گی کہ وہ اس قرارداد پر عمل درآمد کریں۔ پاکستان کے آئین کی گولڈن جوبلی کے موقع پر ایوان نے اسٹیٹ بینک کی پرانی بلڈنگ میں موجود قومی اسمبلی ہال کو قومی ورثہ قرار دینے کی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قرارداد وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیش کی۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی وقت میں منعقد کرانے کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ مشترکہ اجلاس میں سپریم کورٹ قواعد اور طریقہ کار میں ترمیم کا بل بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں نمود مسلم سے۔ مجلس شورا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہوا۔ بیک وقت انتخاب سے متعلق قراردادیں وزیر پارلیمانی امور مرتضی جاوید عباسی اور کامران مرتضی نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت انتخابات بیک وقت کروانے کا کہا گیا ہے۔ پنجاب میں پہلے انتخابات کروانے سے ملک میں شفاف انتخابات ممکن نہیں ہو سکیں گے۔ آئین کی روح کے مطابق بیک وقت انتخابات کے انعقاد سے سیاسی اور معاشی استحکام کو فروغ ملے گا۔ یہ ایوان سمجھتا ہے کہ پنجاب کا صوبہ جس میں قومی اسمبلی کی نصف نشستیں آتی ہیں، اس صوبے میں باقی صوبوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات سے پہلے انتخاب کرانے سے پنجاب صوبے کے انتخابی نتائج پورے ملک کے انتخابات پر اثر انداز ہوں گے۔ سپریم کورٹ قواعد و ضوابط بل 2023 پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کر لیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے سپریم کورٹ قواعد و ضوابط بل پیش کیا۔ بل میں شیزہ فاطمہ کی ترمیم منظور کی گئیں، جبکہ سینیٹر محمد مشتاق کی ترمیم کو مسترد کر دیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے صدر مملکت کی جانب سے آنے والے نوٹ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ عدالت عظمیٰ کے طریقہ کار میں ترمیم سے سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت نہیں ہے، اس سے عدالت کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے۔ آرٹیکل 191 کی جو لینگویج ہے وہ بڑی سمپل ہے، وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا۔ تو ورڈ لا جب استعمال کیا گیا تو پارلیمنٹ کو پاورز دے دی گئی کہ وہ انیکٹمنٹ کرے۔ جہاں تک جورسڈکشن کرٹیل کرنے کا تعلق ہے وہاں آپ لیجسلیشن نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے تو اس کی جورسڈکشن میں اضافہ کیا ہے اور ایک اپیل پرووائیڈ کی، دوسرا اوپننس لائے ہیں، ٹرانسپیرنسی لائے ہیں۔ مجلس شورا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 15 مئی بروز پیر تک ملتوی کر دیا گیا۔ نمود مسلم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بلوچستان اسمبلی نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ منعقد کرانے کی قرارداد منظور کر لی۔ کوئٹہ میں ہونے والے صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو نے قرارداد پیش کی، جس میں کہا گیا کہ آئین سپریم دستاویز ہے جس کی پاسداری سب پر فرض ہے۔ آرٹیکل 176 کے تحت سپریم کورٹ چیف جسٹس اور دوسرے ججز پر مشتمل ہے۔ آرٹیکل 184 کے تحت اختیارات سپریم کورٹ کے پاس ہوتے ہیں، کسی خاص جج کے پاس نہیں۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ عدالت عظمیٰ کے 4 ججز نے از خود نوٹس کو مسترد کیا۔ عدلیہ کے تقدس کے لیے ضروری ہے کہ اکثریتی فیصلے کا احترام کیا جائے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ملک کے معاشی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن ہوں۔
नाज़रीन अब रुख करेंगे पेशावर का। आपको बताएं कि पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना के इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर हुआ। निगरान सूबाई वजीर मसूद शाह की सदारत में होने वाले इजलास में मुतालबा किया गया कि मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज़ कराए जाएँ। शुरका ने कहा कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात जल्द होने से दूसरे सूबों पर असरात मुरतब होंगे। उन्होंने कहा कि सूबे में इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल आम इंतखाबात के लिए मौजू नहीं। इजलास में निगरान वज़ीर आला आज़म खान के भतीजे की वफ़ात पर फातह खानी की गई। पाकिस्तान की पहली डिजिटल मरदमशुमारी के तहत 97% से ज़ायद काम मुकम्मल कर लिया गया है। इदारा शुमारियात के तर्जुमान के मुताबिक चंद बड़े शहरों और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में मरदमशुमारी का काम जारी है। चीफ कमिश्नर शुमारियात ने सूबों की सिफारिशात के पेश नज़र मरदमशुमारी के काम में 15 अप्रैल तक मजीद तौसी की मंजूरी दे दी है। आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में 99% मरदमशुमारी का काम मुकम्मल हो गया है, सिंध में 98%, बलूचिस्तान में 82%, आज़ाद जम्मू कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में 100%, जबकि इस्लामाबाद में 90% मरदमशुमारी कर ली गई है। 156 में से 131 अजला में मरदमशुमारी का काम मुकम्मल कर लिया गया है। वजारत खजाना ने मीडिया चैनल्स पर सेक्रेटरी खजाना के रुखसत पर अमेरिका जाने से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि इन खबरों में कोई सदाकत नहीं। वजारत खजाना की जारी एलामिये में कहा गया है कि दर हकीकत सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब शेख IMF और वर्ल्ड बैंक के मौसम बहार के इजलास में शिरकत और वज़ीर खजाना के नुमाइंदे के तौर पर अमरीका के दौरे पर हैं। पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन के 892 मुलाजमीन को मुलाजमतों पर मुस्तकिल कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने PTV में मुनक्किदा तकरीब में मुलाजमीन को रेगुलराइजेशन लेटर दिए। तकरीब में MD PTV सुहेल अली खान और इदारे के मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने रेगुलर होने वाले मुलाजमीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि 1100 अफराद की प्रमोशन और 17 साल बाद रेगुलराइजेशन होना मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन को अब दिन रात काम करके PTV के पुराने दौर को बहाल करना होगा। मुलाजमीन को अब यूनियन ऑफिस की बजाय अपने दफ्तरों में काम करते हुए नजर आना चाहिए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि 20 साल से PTV में प्रोडक्शन बंद है, बहुत जल्द PTV में ड्रामा प्रोडक्शन फिर शुरू कर रहे हैं। तकरीब में PTV एम्प्लॉयज़ यूनियन के सेक्रेटरी चौधरी फारूक ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 17 साल बाद मुलाजमीन को रेगुलर करने पर वज़ीर इत्तलात का शुक्रिया अदा करते हैं। 852 मुलाजमीन को रेगुलर करने के अलावा वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के दौर में PTV मुलाजमीन की फलाह बहबूद और बेहतरी के लिए तारीखी काम हुए। तकरीब में शरीक मुलाजमीन ने रेगुलराइजेशन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का शुक्रिया अदा किया। शहदाए वतन को सलाम। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कर्क से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाही इरशादुल्लाह ने 31 मार्च 2023 को शुमारी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद के अहले खाना का कहना है कि उन्हें इरशादुल्लाह की शहादत पर फख्र है। सुन सकिए सुन इस माँ की कहानी, लाल मेरे की जवान। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझको दे पकड़ रहा ये मौजूदा शहीद हूँ, वादे शहीद हूँ। जब उसकी तस्वीर उठाऊं बस उसको मैं देखती जाऊं, उसकी हंसती आंखों में आंखें डाल के मैं बस रोती जाऊं। मुझे په د ډیر فخر کوم چې دا موږ هغه د پر فوج د پر د خپل قرباني کړله. موږ ډیر زیات خوښ یو، خو خپه موږ دو د بډګون امور پلورتی چې دا د غاصب پوتی شو. موږ لکه افغان ورور پترو مې ضرور کړه، خو بل طرف ته موږ فخر وکړو ځکه چې دا سردان مخ کې د 2000 لغنه الته پرون موږ ته یو ملګری خبره وکړه دومره خزونه تو په مخ کې مري او به ته نوکری ویل نه پرې خو نوکری پرې دا موږ په دې وټه کې دا غاخه فخر کوو چې خبر پرون موږ ته ملګری ویل बात नहीं आने वाले नस्लों को और जो मौजूदा लोग सर्विस कर रहे हैं उनको मैं ये पैगाम देता हूँ कि अगर इस तरह हमारे लोग शहादत का रुतबा उनको मिलता है तो इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दिन हर एक को नसीब नहीं होता है। और मुझे भी अगर ये मौका मिले तो मैं भी शहादत के रुतबे को
गले से लगाऊंगा, किसी भी वजह से पीछे नहीं हटूंगा। की कहानी लाल मेरे चलो इस्लामाबाद में होने वाली पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में शरका ने मुसलमानों के इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया है। रिपोर्ट करेंगे वकार हैदर। इस्लामाबाद में 5वीं सालाना पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, मौलाना ताहिर महमूद अशरफी, किबला अयाज, मुशाहिद हुसैन सैयद समेत सऊदी अरब, फलस्तीन, सूडान और दीगर कई ममालिक के सोफरा शरीक हुए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि इस्लामी तालीमात पर अमल करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। इल्म के जरिए ताकत भी आएगी, दुनिया के अंदर आपकी अक़दार भी उनका प्रचार भी होगा और इस्लाम का असल प्रचार, अच्छाइयों का प्रचार मस्जिदों से निकल कर भी अवाम के अंदर और दुनिया के अंदर फैल जाए। मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि मुस्लिम उम्मा का इत्तेफाक व इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत है। वहदत ही मुसलमानों की राह निजात है। पाकिस्तान के उलमा ने पैगाम पाकिस्तान की सूरत में पूरी दुनिया को एक ऐसा मिसाक दिया है जिसमें वहदत है, अखुवत है, मोहब्बत है, प्यार है, बैनल मसालिक बैनल मज़ाहिब हम आंगी है और उसके साथ साथ इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, फिरका वाराना तशद्दुद के खिलाफ एक मजबूत राय अमल है। चेयरमैन इस्लामी नजराती कौंसिल किबला अयाज ने ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त को मुस्बत करार दिया। हम मुबारकबाद देते हैं सऊदी अरब की क़यादत को कि अभी जो ईरान और सऊदी अरब का एक मुआहदा हुआ अमन के लिए, इसका फ़ायदा सिर्फ इन दो मुल्कों को होने वाला नहीं बल्कि पूरे खित्ते को इसका फ़ायदा होगा और बिलखुसूस पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में चीन का किरदार नुमाया है। और जो शी जिनपिंग का दौरा था सदर चीन का सऊदी अरेबिया का, वो तारीखी दौरा था क्योंकि उस दौरे से ये जो ताल्लुकात हैं चीन और सऊदी अरेबिया के दरमियान, उसमें जो कुर्बत आई उससे इस खित्ते में तब्दीली आ गई। ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक पुल का किरदार अदा किया चीन ने और हम चीन को मुबारकबाद देते हैं क्योंकि चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है। कॉन्फ्रेंस में कमरजमान कायरा, फैसल करीम कुंडी, पीर नकीबुद्दीन और कई ममालिक के सफीर शरीक हुए जिनका कहना था कि इत्तेहाद जगानगत से ही मुस्लिम उम्मा तरक्की कर सकती है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, भारत जाफरानी इंतहा पसंदी की आग में सुलग रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जब भारतीय अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और सितम का कोई वाक़या पेश न आए। आरएसएस अपने शर्मनाक माजी पर पर्दा डालने के लिए तालीमी निसाब में भी नुमायां तब्दीलियां कर रही है। तफसील अब्दुल्ला शाद की रिपोर्ट में जानिए। हुकूमत वाली भारतीय रियासत हरियाणा के इलाके सोनीपत में हिंदू इंतहा पसंदों के मुसल्ला गिरोह ने नमाज की अदायगी के दौरान मुसलमानों पर हमला कर दिया। नमाजियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मस्जिद में तोड़ फोड़ की गई। वाक़े में जख्मी होने वाले 13 मुसलमानों की हालत ताहाल तशवीशनाक है। सिर्फ यही नहीं, भारतीय रियासत झारखंड के इलाके जमशेदपुर में इंतहा पसंद हिंदुओं ने अपने मजहबी परचम की बेहुरमती का ड्रामा रचाने के बाद मुसलमान बस्ती पर धावा बोल दिया। मुसलमानों की दुकानों और गाड़ियों को नजरे आतिश कर दिया गया। हमले के नतीजे में मुतअद्दिद मुसलमान शदीद जख्मी हुए हैं। हिंदू इंतहा पसंदों को दहशतगर्दी का भरपूर मौका फराहम करने के बाद जमशेदपुर में इंतजामिया ने इंटरनेट मुअत्तल कर दिया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तादाद के बाइस इलाका छावनी का मंजर पेश कर रहा है। इसके साथ साथ आरएसएस हिंदू नौजवानों में इंतहा पसंदी का जहर भरने के लिए नई सिरे से तारीख मुरतब कर रही है। भारत के नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने खामोशी से बीजेपी और आरएसएस के शर्मनाक माजी पर पर्दा डाल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी स्कूलों के निसाब से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से मुतल्लिक मनफी इक्तबासात हज़्फ करने का हुक्म दिया गया है, जबकि गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे का आरएसएस से ताल्लुक भी निकाल दिया गया है। महात्मा गांधी के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाईचारे के बयानात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ यही नहीं, आरएसएस को कालअदम करने के फैसले और 2002 में मोदी की सरपरस्ती में गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम का तस्करा भी निसाबी कुतब से निकाल दिया गया है। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मकबूजा कश्मीर में 1993 में लाल चौक कत्लेआम को 30 साल मुकम्मल हो गए। हिंदुत्व के ज़ेरे असर अदालती निज़ाम अब तक मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने में नाकाम रहा है। मुजरिम आज भी भारत में आज़ाद घूम रहे हैं। केएमएस के मुताबिक 10 अप्रैल 1993 को भारतीय फोर्सेस ने लाल चौक श्रीनगर में 125 से ज़ायद मासूम शहरियों को शहीद किया था, जिनमें से 47 को जिंदा जलाया गया था। भारतीय फौजियों ने लाल चौक में मौजूद बाजारों, दरगाहों
اور سکولز کی ایک بڑی تعداد کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں 60 سے زائد مکانات، 5 تجارتی عمارتیں اور 150 دکانیں مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی تھیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما نعیم احمد خان نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں اس قتل عام کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اندوہناک واقعہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کو بھارت کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ چلانے کے لیے ایک معقول بنیاد فراہم کرتا ہے۔ بھارتی حکام نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی کوٹ بھیلوال اور بارہمولہ جیلوں سے 3 درجن سے زائد کشمیری سیاسی قیدیوں کو بھارت میں ہریانہ اور اتر پردیش کی مختلف جیلوں میں منتقل کر دیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سخت گیر ہندو پالیسیز کی وجہ سے بین الاقوامی سرخیوں میں رہتے ہیں، جن کا نشانہ خاص طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام ہیں۔ ناظرین، کوپانک، دونیسک، خیرسون اور زاپوریژیا سمیت دیگر یوکرینی علاقوں پر روس کے حملے جاری ہیں۔ دونوں فریقین نے ایک دوسرے کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران روسی افواج کے حملوں میں دشمن کا امریکی ساختہ توپ خانہ اور کئی بختر بند گاڑیاں تباہ کر دی گئیں، جبکہ متعدد ڈرون، طیارے اور 2 میزائل بھی بار گرا گئے۔ دوسری جانب یوکرینی فوج کی جنرل سٹاف نے کہا ہے کہ یوکرینی فورسز نے باہمود اور لیمان پر روس کے کئی حملوں کو ناکام بنا دیا۔ یوکرینی فورسز نے روس کے فوجی تنصیبات، اسلحے کے ایک ڈپو اور دیگر اہم اہداف کو نشانہ بنانے اور متعدد روسی ڈرونز گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ روس اور یوکرین نے قیدیوں کے تبادلے کے تحت ایک دوسرے کے 200 سے زائد قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ امریکی ریاست کینٹکی میں مسلح بینک ملازم نے اپنے 5 ساتھیوں کو گولی مار کر ہلاک اور دیگر 9 افراد کو زخمی کر دیا۔ پولیس حکام کے مطابق واقعہ لوئسویل شہر میں پیش آیا، جہاں حملہ آور نے اپنے ہی بینک کے ساتھیوں پر فائرنگ کر دی۔ واقعے کے فوری بعد حملہ آور کو جائے وقوع پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، تاہم یہ واضح نہیں کہ ملزم کی ہلاکت پولیس کی گولی لگنے سے ہوئی یا اس نے خود کو گولی مار کر ہلاک کیا۔ ملزم کی شناخت 23 سالہ کانراسٹر جن کے طور پر ہوئی ہے۔ زخمیوں کو قریبی ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے، جس میں 2 پولیس آفیسر بھی شامل ہیں۔ امریکہ اور فلپائن نے بالکتان کے نام سے اب تک کی سب سے بڑی سالانہ فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ دونوں ممالک کے مشترکہ مشقیں 28 اپریل تک جاری رہیں گی، جس میں 12,000 سے زائد امریکی اور 5,500 کے قریب فلپائنی فوجی حصہ لیں گے۔ فلپائن کی وزارت دفاع کے مطابق بحیرہ جنوبی چین میں لائیو فائرڈ اور ڈرلز بھی ان مشقوں کا حصہ ہیں، اور ان مشقوں سے دونوں افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ اس سے قبل گائیڈڈ میزائلوں سے لیس امریکی بحری جہاز نے جنوبی چین کے متنازع سمندری حدود میں پیٹرولنگ کی تھی، جن پر چین نے احتجاج کیا تھا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز چین نے ابنائے تائیوان میں 3 روزہ فوجی مشقیں مکمل کی ہیں۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم جاری ہے۔ مغربی کنارے کے علاقے جیریکو کے قریب کیمپ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 1 نوجوان شہید جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ گزشتہ روز 1,500 سے زائد یہودی آبادکاروں نے اسرائیلی فوج کی سرپرستی میں مختلف گروپس کی شکل میں مسجد اقصی پر دھاوا بول دیا اور وہاں موجود نمازیوں پر تشدد کیا۔ اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی کی طرف جانے والے مغربی گیٹ کو بھی بند کر دیا۔ کچھ مزید قومی خبریں شامل کریں گے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے، جس کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی ہزاروں فرزندان اسلام آج نماز مغرب سے پہلے مساجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں گے۔ تفصیل جانیے محمد زبیر الدین سے۔ دنیا سے منہ موڑنا اور رحمت خداوندی کی جانب ہر سو متوجہ ہونا اور مغفرت کی حرص لیے رب کے حضور اس کے در پر سوالی بن کر بیٹھ جانا اعتکاف کہلاتا ہے، جبکہ اس کے لیے مسجد میں سکوت اختیار کرنا شرائط میں شامل ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جس نے بنیت ثواب رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اسے 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے، اگر پورے محلے میں کسی ایک نے کیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ ملک بھر میں منگل کے روز عصر کے بعد مساجد میں لوگ اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں گے، جبکہ خواتین بھی اعتکاف جیسی عظیم عبادت اپنے ہی گھر میں مختص جگہوں پر کر سکتی ہیں۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ شب قدر فضیلت اور برکتوں کی رات ہے۔ 1000 سال سے زیادہ عبادات کی حامل اس مبارک رات کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کریں گے ملتان سے شیراز دورانی۔
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। कुरान और अहादीस की रोशनी में लैलतुल कद्र यानी शब कदर को 21, 23, 25, 27 और 29वें रमज़ान की मुबारक रातों में तलाश करने का हुक्म है। सूरतुल कद्र में इस बाबरकत रात को 1000 महीनों से अफजल करार दिया गया है, यानी जिसने इस रात को तकवा से भरपूर इबादत में गुजार दिया गोया उसने 83 साल 4 माह तक मुसलसल कबूल इबादत के बराबर अजर व सवाब कमा लिया। रब्बुल आलमीन अपने हबीब नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से इतनी मोहब्बत करता है कि इसकी मग़फ़रत के बहाने मुहैया करने की अज़मत और कुदरत रखता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि बंदा मोमन की ये ज़िंदगी जो उसे मुख्तसर दी गई है, साबका उम्मतों के सैकड़ों साल गुजारने वाले लोगों के बराबर हो सकती है अगर वो लैलतुल कदर की अहमियत को जाने। शब कदर की तलाश के गर्ज से ही मुसलमानों की बड़ी तादाद मसाजिद का रुख करके 10 दिन का एतकाफ़ करते हैं। इस दौरान कुरान मजीद की तिलावत, क़यामुल लैल, नवाफिल की अदायगी, दुरूद पाक और ज़िक्र अज़कार समेत रहमत और बरक़ात समेटने और बख्शिश की दुआओं का ख़ास एहतमाम किया जाता है। मालिक कायनात ने इस शब में ही कुरान करीम को नाजिल किया और इस रात की फजीलत का कलाम पाक के बाद दूसरा सबसे मुस्तनद हवाला यही है। उम्मत मुहम्मदी एतकाफ़ के 10 दिनों में दुनियावी राब्ते मुनक़ता करके अल्लाह ताला को मनाने की जुस्तजू में लग जाते हैं। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज कर दी। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने की। इमरान खान की जानिब से ख्वाजा हारिस और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल दिए। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि मुलजिम को अपने दिफा का मुकम्मल हक मिलना चाहिए। इमरान खान की सिक्योरिटी की दरख्वास्त अभी तक अदालत में ज़ेर समाअत है। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि ये मामला सिर्फ 2 समाअतों का है। मेरिट और हक़ाइक़ पर अभी तक अदालत के सामने कुछ नहीं आया, सिर्फ तकनीकी ग्राउंड्स पर छुपा जा रहा है। 5 महीने हो गए हैं, अभी तक फर्द जुर्म ही नहीं आयद हो सकी। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया और 10 मिनट बाद सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज कर दी। थाना रमना में दर्ज बगावत का मुकदमा खारिज करने की इमरान खान की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करते हुए कल केस समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की है। अस्करी इदारों के अफसरान के खिलाफ तकारीर पर इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। वकील फैसल चौधरी ने रजिस्ट्रार ऑफिस के दोनों एतराज़ात से आगाह करते हुए कहा कि एक एतराज़ है कि इखराज मुकदमा से कबल जमानत क्यों नहीं करवाई, दूसरा एतराज़ इमरान खान के पावर ऑफ अटर्नी से मुतल्लिक है। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त सुनी। अदालत ने दोनों एतराज़ात जुडिशल साइड पर दूर करके दरख्वास्त को बुध के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इमरान खान की लाहौर में पाक फ़ौज की आला क़यादत के खिलाफ तकारीर पर इस्लामाबाद के थाना रमना में 6 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया गया था। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सेंट्रल मॉडल स्कूल को स्टेट ऑफ द आर्ट तालीमी इदारा बनाने की हिदायत की है। निगरान वज़ीर आला पंजाब इजलास की सदारत करते हुए कह रहे थे कि तलबा को स्पेशल स्टूडेंट पैकेज देने के साथ स्कूल की इमारत को असल हालत में बहाल करने का प्लान भी मुरतब किया जाए। उन्होंने निसाब को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने और टेस्ट के बाद बेहतरीन तलबा को दाखिला देने के साथ O और A लेवल क्लासेज शुरू करने की तजवीज़ भी दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि सेंट्रल मॉडल स्कूल जैसे तालीमी इदारे असासा हैं, स्कूल की अजमत और रफ्ता को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि तलबा को यूनिफॉर्म के साथ स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 18वें इजलास में ऐवान ने गिलगित बल्तिस्तान के हुदूद में दासू डैम मुतासरीन को मराहत देने की करारदाद की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दी। सीनियर सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्ला बेग की ज़ेर सदारत इजलास में रुकन असम्बली फजल रहीम ने करारदाद पेश करते हुए कहा कि दासू डैम से गिलगित बल्तिस्तान की 35 किलोमीटर ज़मीन ज़ेर आब आ गई है। मुतासरीन को ना तो ज़मीन का मुआवजा दिया गया और ना ही दीगर मराद दी जा रही हैं। ऐवान ने गिलगित और स्कर्दू के लिए PIA का किरायानामा नाइंसाफ़ी पर मबनी करार देते हुए जायज़ किराया जारी करने के हवाले से एक और करारदाद की मुतफ़क्का मंजूरी दी। करारदाद नवाज़ खान नाजी ने पेश की थी। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की मिल्कियती अराजी को सरकारी तसर्रुफ में लाकर ज़मीनों के मुआवजे की अदायगी में ताख़ीर के हवाले से रुकन असम्बली नवाज़ खान नाजी के तवज्जो दिलाओ नोटिस को स्पीकर ने रुकन असम्बली गुलाम मोहम्मद की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द कर दिया। ऐवान में रुकन असम्बली फजल रहीम की जानिब से रिजर्व पुलिस की दियामिर डिवीज़न में मुस्तकिल तैनाती के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस पर स्पीकर ने मुशीर दाखिला को मामले को संजीदगी से देखने की हिदायत की। बाद में स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया।
कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से कोई शख्स जाँ बहक नहीं हुआ। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 3,283 टेस्ट किए गए, जिनमें कोरोना के मुस्बत केसों की शरह 1.55% रही। मुल्क भर में कोरोना के 10 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है। मशहूर और मारूफ गुलकार अहमद रुश्दी को अपने मद्दाहों से बिछड़े हुए 40 बरस बीत गए। उनकी सहर अंगेज आवाज़ का जादू आज भी शायकीन की सवातों में जिंदा है। उनके मशहूर गाने कोको कोरिना ने उन्हें फ़न की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अहमद रुश्दी के हवाले से देखते हैं कराची से हसन नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ले आना जाना हमने छोड़ दिया, मौसीकी की दुनिया में अहमद रुश्दी का नाम और आवाज़ किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अहमद रुश्दी 24 अप्रैल 1934 को भारत के शहर हैदराबाद दक्कन के एक इल्मी और अदबी घराने में पैदा हुए। उनके वालिद अरबी और फारसी ज़बान के उस्ताद थे। अहमद रुश्दी को कम उम्री ही से मौसीकी और गुलकारी से लगाव था और फ़न गुलकारी उनकी रग रग में बसा हुआ था। अहमद रुश्दी ने अपने कामयाब फ़नी कैरियर का आगाज़ रेडियो से सदाकार के तौर पर किया। तक़सीम हिंद के बाद वो पाकिस्तान आ गए और शहर क़ायद को मस्किन बनाया और उनके गीत बंदर रोड से केमाड़ी ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बाद में उन्होंने फिल्मी दुनिया का रुख किया। उन्होंने अपना पहला फिल्मी गीत भारतीय फिल्म इबरत के लिए 1951 में गाया। अहमद रुश्दी ने गुजराती, उर्दू और भोजपुरी के अलावा दीगर ज़बानों में गीत गाए। रुश्दी की गायकी की खास बात यह थी कि वो जिस फनकार के लिए गीत गाते उसी के रंग में ढल जाते। मारूफ चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के साथ उनकी जोड़ी बहुत कामयाब रही। शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली रहती है वो दूर कहीं पर अता पता मालूम नहीं, कोको कोरिना कोको कोरिना। तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर छोड़कर ना जा। अहमद रुश्दी ने 583 फिल्मों के लिए 5000 से ज्यादा गीत गाए, जो कि फिल्मी दुनिया में सबसे ज्यादा गीत गाने का रिकॉर्ड है। शानदार फनी खिदमात के अतराफ में उन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। 11 अप्रैल 1983 को कराची में दिल का दौरा पड़ने से वो इंतकाल कर गए और आवाज के जादूगर की जिंदगी का सफर तमाम हुआ। बरसों बीत गए मगर पाकिस्तान की फिल्मी सनत को उन जैसा गुलकार नहीं मिला। अहमद रुश्दी के गीत अब भी उनके मद्दाहों के लबों पर हैं। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन मस्ताना को अपने मद्दाहों से बिछड़े 12 साल बीत गए हैं। बहावलपुर से हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। फिल्म, टीवी और स्टेज के नामवर अदाकार मस्ताना की आज 12वीं बरसी मनाई जा रही है। अदाकार मस्ताना 1954 को गुजरांवाला में पैदा हुए। मरहूम का शुमार पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के कॉमेडियन में होता था, जबकि इन्हें बेहतरीन पंजाबी स्टेज एक्टर होने का भी एजाज हासिल था। मस्ताना साहब जैसा कॉमेडियन मुझे तो अपनी जिंदगी में कोई दूसरा नजर नहीं आया। अब्रप्ट जुमला कसने में जैसा कमाल उनके पास था, किसी भी दूसरे आर्टिस्ट में मैंने नहीं देखा। इंतहाई खतरनाक जुमला कहते थे। अदाकार मस्ताना ने पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामों में भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। ड्रामा शब्द एक में इनका किरदार अंकल क्यों देखने वालों को हमेशा याद रहेगा। इनका हाथ कोई अदारा नहीं रोकता, कोई नहीं रोकता इनका हाथ, आखिर क्यों? उनकी जो छोटे भाई के नाते मेरे साथ मेहरबानियां थी वो उनकी याद दिलाती हैं। बहुत ही शफीक वालिद थे, बहुत ही हमेशा ही बहुत प्यार का इजहार करते थे और उनकी बहुत ज्यादा उनकी याद आती है। अदाकार मस्ताना ने पंजाबी फिल्म शर्ते मीठे में मरहूम अदाकार बब्बू बराल के साथ मरकजी किरदार अदा किया। मस्ताना को इस दुनिया से रुखसत हुए 12 बरस बीत गए, मगर वो अपने फन के जरिए आज भी अपने मदाहों के दिलों में जिंदा हैं। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि वस्ती और जुनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम बालाई सिंध में गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है।
गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि वस्ती और जुनूबी इलाकों में गर्म रहा। और अब आपको गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि लसबेला में 41 डिग्री सेंटीग्रेड, मिट्टी में भी 41, रहीम यार खान 40, खानपुर 40 जबकि खैरपुर में भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। अस्सलामुअलैकुम। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल और खेल में सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड का T20 स्क्वाड लाहौर पहुंच गया। टॉम लैथम कीवी स्क्वाड की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 और 5 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज के पहले 3 मैच 14, 15 और 17 अप्रैल को लाहौर में खेले जाएंगे। चौथा और 5वां T20 20 और 24 अप्रैल को रावलपिंडी में होगा। T20 सीरीज के बाद दोनों टीमें 5 मैचेस की वनडे सीरीज में भी आमने सामने होंगी। वनडे मैचेस रावलपिंडी और कराची में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्रिकेट सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का लाहौर में तरबियती कैंप जारी है। बैटिंग कोच एंड्रयू पेनिक ने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। तरबियती कैंप में कौमी क्रिकेटर्स के दरमियान इंट्रा स्क्वाड मैच खेला गया जिसमें शादाब स्टालियंस ने बाबर आजम की बादशाहस को 2 विकेटों से हरा दिया। बादशाहस ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 157 रन स्कोर किए। बाबर आजम ने 46, मोहम्मद आरिस ने 29 और इमाद वसीम ने 25 रन स्कोर किए। स्टालियंस की जानिब से वसीम जूनियर ने 3 और हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में शादाब स्टालियंस ने मतलूबा हदफ 8 विकेटों पर हासिल किया। साइम अयूब ने निफ सेंचुरी मुकम्मल की। बादशाहस की जानिब से शाहीन ने 3 और जमान खान ने 2 विकेटें अपने नाम की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज के रावलपिंडी और कराची में होने वाले मैचेस के टिकटों की फरोख्त आज से शुरू हो गई है। रावलपिंडी में आखिरी 2 T20 मैचेस के टिकटों की कीमत 500 से 1000 रुपए तक रखी गई है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 27 और 29 अप्रैल को होने वाले 2 वनडे मुकाबलों में टिकटों की कीमत कम से कम 300 रुपए जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपए है। शायकीन के लिए कराची में टिकटों की फरोख्त 250 से 1000 रुपए के दरमियान रखी गई है। टिकट PCB की वेबसाइट पर ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। पहली रमज़ानुल मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज 2023 के मुकाबले चौथे रोज़ भी जारी रहे। मिनी हॉकी स्टेडियम निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में होने वाले इवेंट में लाहौर डिवीज़न ने हॉकी चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। फाइनल में लाहौर डिवीज़न ने फैसलाबाद डिवीज़न को पेनल्टी शूट आउट पर 3 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। फातेह टीम को 25 लाख रुपए और ट्रॉफी से नवाजा गया। रनर अप टीम को 15 लाख रुपए का इनाम दिया गया। टेबल टेनिस विमेन सिंगल्स का टाइटल लाहौर डिवीजन के नाम रहा। फाइनल में लाहौर की कलसूम खान ने परनिया खान को 3-1 से मात दी। टेबल टेनिस मेन सिंगल्स का टाइटल भी लाहौर डिवीजन ही ने जीता। फाइनल में आसिम कुरैशी ने फैसलाबाद के हफीजुर रहमान को 3-2 से ज़ेर किया। बैडमिंटन मेन सिंगल्स में गुजरांवाला के अजीम सरवर ने मुल्तान के जलीस को 2-1 से हराकर टाइटल अपने नाम किया। विमेन सिंगल्स में लाहौर की गजाला ने फैसलाबाद की जुबैरा को 2-0 से मात देकर चैंपियनशिप जीती। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मिनी हॉकी स्टेडियम निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रमज़ानुल मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज़ के हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मैच देखा। मोहसिन नकवी ने हॉकी टूर्नामेंट जीतने वाली लाहौर डिवीज़न की टीम के कप्तान को ट्रॉफी और 25 लाख रुपए जबकि रनर अप फैसलाबाद की टीम के कप्तान तौसीक हैदर को ट्रॉफी और 15 लाख रुपए की इनामी रकम से नवाजा। निगरां वज़ीर आला ने तकरीब से खिताब करते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ियों की कारकर्दगी और महारत को सराहा। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के बेहतरीन 20 खिलाड़ियों को साल के लिए माहाना वजीफा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंद रोज़ में तहसील लेवल पर स्पोर्ट्स के मुकाबले कराए जाएंगे। इस मौके पर सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर, सूबाई मुशीर खेल वहाब रियाज और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। और सऊदी अरब में हीरो क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। टेली मिनी 11 ने बैक्स 11 को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में खेले गए फाइनल में बैक्स 11 ने 10 ओवर्स में 124 रन बनाए। टेली मिनी 11 ने मुकर्ररा हदफ जारहाना बैटिंग करते हुए 6ठे ओवर में हासिल कर लिया।
کرکٹرز محمد عرفان اور عمران نذیر نے ٹورنامنٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے والوں سمیت رنر اپ اور فائنل میچ جیتنے والی ٹیم میں انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کیں۔ بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ رمضان پاکستان، رمضان